जमाना कदीम में सिल्क रोड के करीब समरकंद के शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों तिजारत के सिलसिले में शहर शहर सफर करते थे और मुख्तलिफ काफिलों के साथ अपना रोजगार चलाते थे। एक दोस्त का नाम जैद था, जो दिल का अच्छा था, लेकिन जिंदगी को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता था। जबकि दूसरा दोस्त हमजा समझदार, खौफे खुदा रखने वाला और हर काम को अमानत समझकर करता था। समरकंद उस जमाने में तिजारत का एक बड़ा मरकज था। दूर दूर से ताजिर यहाँ आते, रेशम, मसाले, सोना, चांदी और कीमती कपड़े यहीं से गुजरते। शहर की गलियों में रोज सुबह काफिलों की आवाज होती और शाम को थकान और फायदा दोनों लोगों के चेहरों पर लिखा होता। इसी शहर में जैद और हमजा अपनी तिजारत के दिन गुजारते थे। जैद बचपन से ही खुले मिजाज का आदमी था। उसकी जिंदगी का उसूल यह था कि आज का दिन खुशी से गुजर जाए, कल का सोचा बाद में देखा जाएगा। उसके वालिद ने उसे अच्छी खासी दौलत छोड़ी थी, लेकिन जैद ने कभी हिसाब और बंदिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। कभी महफिलों में पैसा खर्च हो जाता, कभी सफर की आसानी पर और कभी दोस्तों के लिए बिना सोचे समझे। इस तरह वक्त के साथ उसकी दौलत कम होती चली गई। हमजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह कम बोलता, लेकिन हर काम में सोच और एहतियात रखता। तिजारत उसके लिए सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। वह मानता था कि जो माल आदमी के हाथ में आता है, वह उसके इम्तिहान का जरिया होता है। इसी वजह से लोग उसे ज्यादा पसंद शायद न करते, मगर उस पर भरोसा पूरा होता था। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत होती चली गई। जैद को हमजा की सीधी सोच और ठहराव पसंद था, जबकि हमजा को जैद की जिंदा दिली और सफर के दौरान उसका साथ। कई मर्तबा जब जैद गलती करता, हमजा उसे सीधी राह पर लाने की कोशिश करता, और कई मर्तबा जैद हमजा के लिए सफर की सख्ती को आसान बना देता। इसी तरह एक साल दोनों ने एक लंबा सफर इकट्ठा तय किया। काफिला समरकंद से रवाना होना था और मंजिल बगदाद थी। यह सफर लंबा भी था और मुश्किल भी, क्योंकि रास्ते में रेगिस्तान, छोड़े हुए शहर और लुटेरों के इलाके आते थे। मगर तिजारत के लिए यह रास्ता जरूरी था। काफिला रवाना हुआ तो शहर पीछे छूट गया और रेगिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया। दिन को धूप सख्त होती और रात को हवा ठंडी। सफर के दौरान लोग अपनी अपनी बातों और ख्यालों में रहते। कहीं तिजारत के हिसाब चल रहे होते और कहीं घर वालों की यादें। इसी सफर के दौरान एक मकाम पर जब काफिला आराम के लिए रुका, हमजा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले उसे हल्की कमजोरी महसूस हुई, फिर बुखार ने उसे पकड़ लिया। जैद ने इसे सफर की थकान समझा, लेकिन रात तक हमजा की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। काफिला अपनी रफ्तार पर मजबूर था। हकीम बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन बीमारी ने हमजा को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। उसकी सांस बोझिल होती चली गई और आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया। हमजा समझ चुका था कि उसका वक्त करीब है। उसने अपनी जिंदगी हमेशा हिसाब से गुजारी थी, इसलिए उसे अपनी आखिरत का भी ख्याल था। उस रात जब काफिला खामोश था और रेगिस्तान में हवा भी धीमी पड़ चुकी थी, हमजा ने अपनी पूरी कमाई एक मोहरबंद थैली में जमा की। उस थैली के साथ एक लिखा हुआ खत भी रखा, जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। सुबह होने से पहले हमजा इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात ने काफिला गमगीन कर दिया, लेकिन सफर को रुकना भी मुमकिन नहीं था। जैद के लिए यह सिर्फ एक दोस्त का बिछड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी का आना था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। हमजा की अमानत जैद के हाथ में आ चुकी थी। वह थैली सिर्फ वजन में भारी नहीं थी, बल्कि जैद के लिए अंदर से भी बोझ बन चुकी थी। उसने पहली दफा महसूस किया कि किसी और की जिंदगी का भार उसके कंधों पर आ गया है। सफर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जैद का दिल पहले जैसा नहीं रहा। हर कदम पर उसे उस थैली का ख्याल रहता। रात को जब काफिला कयाम करता, तो उसकी नजर उस अमानत पर टिक जाती। कभी उसके दिल में ख्याल आता कि इस माल से वह अपनी जिंदगी फिर से बना सकता है, अपनी इज्जत वापस पा सकता है और पुरानी गलतियों को ढक सकता है। फिर उसे हमजा का सुकून भरा चेहरा याद आता, उसकी खामोश जिंदगी और उसका पूरा भरोसा याद आता। ये दो ख्याल जैद के अंदर रोज लड़ते। एक तरफ नफ्स था जो आसान रास्ता दिखाता, और दूसरी तरफ जिम्मेदारी थी जो उसे ठहर कर चलना सिखाती। रास्ते के शहरों और क़यामों में लोग जैद को पहले जैसा नहीं समझते थे। उसके चेहरे पर पहले वाली लापरवाही कम होती जा रही थी। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता और अपने आसपास के लोगों को गौर से देखने लगा था। इसी बीच काफिलों के दरमियान बातें चलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि जैद के पास कोई कीमती चीज है। कुछ नजरें लालच से भर गईं और कुछ बातें अंधेरे में होने लगीं।
काफिला जब अगले मकाम पर रुका तो जैद ने महसूस किया कि कुछ नजरें उस पर ज्यादा देर तक टिकी हुई हैं। ये नजरें आम ताजिरों जैसी नहीं थीं, बल्कि हिसाब लगाने वाली थीं। कुछ आदमी काफिले के साथ साथ हो गए थे, जो अपने आप को मुसाफिर बताते थे, लेकिन उनकी बातों में सफर से ज्यादा कुछ और था। जैद ने उन आदमियों के रवैये को गौर से देखा। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो एक दूसरे की तरफ देखा करते। उनकी नजर काफिले के माल पर कम और लोगों पर ज्यादा रहती। जैद समझ गया कि ये लोग किसी चीज की तलाश में हैं। उस रात जैद को नींद कम आई। रेगिस्तान की खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी के पिछले दिन याद किए, जब उसे सिर्फ अपनी खुशी और अपनी आसानी से मतलब होता था। अब उसकी सोच बदल रही थी, और यह बदलाव आसान नहीं था। अगले दिन काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ लोग छोटे रास्ते से गए और कुछ ने लंबा मगर महफूज रास्ता इख्तियार किया। जैद ने लंबा रास्ता चुना, क्योंकि उसे महसूस होता था कि भीड़ में रहना इस वक्त ज्यादा बेहतर है। लेकिन वह यह भी जानता था कि भीड़ में ही सबसे ज्यादा खतरा होता है। सफर के दौरान उसने अपनी बातचीत कम कर दी। पहले जो आदमी हर किसी से हंसकर मिलता था, अब वह ज्यादातर खामोश रहता। लोग इसे थकान समझते, लेकिन असल में वह अपने आसपास के हर शख्स को तौल रहा था। रात के वक्त जब काफिला कयाम करता, जज सितारों की तरफ देखता। उसने सफर के दौरान सितारों से रास्ता पहचानना सीख लिया था। यह इल्म उसके लिए सिर्फ रास्ता नहीं बताता था, बल्कि उसे यह याद भी दिलाता था कि जमीन पर चलने वाला आदमी आसमान के कानून से बंधा हुआ है। एक रात जैद ने महसूस किया कि कोई उसके करीब आकर फिर पीछे हट जाता है। उसने आंख खोली तो रेगिस्तान बिल्कुल खामोश था, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। उसे यकीन हो गया कि जो खतरा वह महसूस कर रहा था, वह सिर्फ ख्याल नहीं था। अगला कयाम एक पुरानी सराय के करीब था। यह सराय कभी सिल्क रोड के मुसाफिरों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब उसकी दीवारों पर वक़्त के निशान साफ नजर आते थे। यहाँ काफिला रुकना मजबूरी था, क्योंकि आगे पानी और आराम का कोई और जरिया नहीं था। सराय के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। लोग अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। जैद ने अपनी जगह ऐसी चुनी जहां से दरवाजे और अंदर के रास्ते दोनों नजर में रहें। यह एहतियात उसके लिए नई थी, मगर अब वह इसके बगैर चैन महसूस नहीं करता था। रात गहरी होती गई और हवा तेज होने लगी। रेत उठने लगी और आंधी के आसार जाहिर होने लगे। सराय के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन अंधेरा और शोर दिल के अंदर तक पहुंच रहा था। इसी शोर के बीच जैद ने महसूस किया कि कुछ लोग चुपके से इधर उधर हो रहे हैं। वह अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन उसका जहन पूरी तरह होशियार हो चुका था। उसने समझ लिया कि यह रात आम रात नहीं है। आंधी तेज होती चली गई और सराय के अंदर अफरा तफरी सी महसूस होने लगी। इसी अफरा तफरी में जैद के पास एक ऐसा मौका आया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता था। अगर वह उस थैली को वहीं छोड़ देता और भीड़ के साथ निकल जाता, तो शायद वह महफूज रह सकता था। लेकिन जैसे ही उसके जहन में यह ख्याल आया, उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया। उसने महसूस किया कि अगर वह इस अमानत को छोड़कर भाग गया, तो वह जिंदा रहकर भी हार चुका होगा। यह सोच उसके लिए पहले से ज्यादा वाजह थी। आंधी के शोर में कुछ हाथ उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जैद ने अपनी पूरी ताकत से उस थैली को संभाला। इसी जद्दोजहद में वह जख्मी भी हुआ। रेत, खून और पसीना एक साथ उसके चेहरे पर महसूस हो रहे थे। लेकिन जब सुबह का पहला उजाला आंधी के बाद नजर आया, तो सराय के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ लोग गायब हो चुके थे और कुछ अपनी जगह पर खामोश बैठे थे। जैद जख्मी था, थका हुआ था, लेकिन वह अमानत अब भी उसके पास थी। इस रात ने जैद के अंदर से वह शख्स मिटा दिया जो हमेशा आसान रास्ता चुनता था। अब जो जैद बाकी रह गया था, वह मुश्किल को पहचान कर भी सीधा रास्ता चुनता था। सफर अब बगदाद के और करीब आ चुका था, लेकिन जैद जानता था कि इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। यह अमानत अब सिर्फ उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। आंधी के बाद का सुबह का वक्त हमेशा अजनबी होता है। रेत जमीन पर ऐसी बिखरी होती है जैसे रात के वाकयात को छुपाना चाहती हो, और हवा में एक थकान भरी खामोशी होती है। उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और थकान उसकी आंखों से साफ झलक रही थी, लेकिन उसके हाथ अब भी उस अमानत को मजबूती से पकड़े हुए थे। कुछ लोग रात के वाकयात पर खामोश थे और कुछ ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। जैद भी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं था। हर कदम पर उसका जिस्म दर्द से भरता था, लेकिन उस दर्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। यह सुकून उस इंसान का होता है
जो अपने इम्तिहान में पीछे नहीं हटा। सफर के दिन अब और भी सख्त हो गए। जैद का माल लगभग खत्म हो चुका था। जख्मों की वजह से वह काम भी ज्यादा नहीं कर सकता था। कई मर्तबा उसे काफिले से थोड़ा पीछे रहना पड़ा और कई मर्तबा लोगों की मदद पर भरोसा करना पड़ा। जो आदमी पहले किसी पर भरोसा नहीं करता था, अब खुद दूसरों के भरोसे चल रहा था। रास्ते के छोटे शहरों और बस्तियों में लोग उसके चेहरे से ही उसकी हालत समझ जाते थे। कुछ उसे पानी देते, कुछ रोटी का टुकड़ा और कुछ सिर्फ दुआ। जैद पहली दफा समझ रहा था कि इंसान जब सच्चाई पर चल रहा हो तो अजनबी भी उसका बोझ हल्का कर देते हैं। अकेले सफर करते हुए उसे हमजा की याद ज्यादा आने लगी। हर कदम पर उसे महसूस होता कि जैसे हमजा का साया उसके साथ चल रहा हो। वह दोस्ती जो कभी सफर की आसानी थी, अब रहनुमा बन चुकी थी। जैद समझ गया कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि ज्यादा गहरे हो जाते हैं। बगदाद अब दूर नहीं रहा था। शहर के करीब आते ही रास्ते में काफिलों की तादाद बढ़ने लगी। दजला के करीब हवा में नमी थी और जमीन का रंग बदला हुआ था। जैद के लिए यह मंजिल सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि उस सफर का आखिरी हिसाब थी। जब जैद बगदाद के दरवाजों के करीब पहुंचा, तो उसके पास अपना कुछ भी बाकी नहीं बचा था। कपड़े पुराने हो चुके थे, जिस्म जख्मी था और चेहरा थकान से भरा हुआ था। लेकिन उस अमानत में कोई कमी नहीं आई थी। वह थैली जैसी उसे मिली थी, वैसी ही अब भी उसके पास थी। बगदाद के अंदर जिंदगी समरकंद से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ इल्म और तिजारत दोनों का मरकज था। लोग मस्जिदों और बाजारों के दरमियान चलते फिरते रहते थे। जैद ने पूछकर उस घर का पता लगाया जहां हमजा की बेवा रहती थी। वह घर सादा सा था, लेकिन उसमें गुर्बत के साथ साथ इज्जत भी थी। जैद ने जब अमानत उस घर तक पहुंचाई, तो उसके कंधों से एक ऐसा बोझ उतरा जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। यह बोझ सिर्फ थैली का नहीं था, बल्कि पूरे सफर का था। उस अमानत के खुलने पर जो सच सामने आया, वह जैद के लिए हैरत का सबब बना। उस थैली में सिर्फ सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि लिखत भी थी जो हमजा के वक़्फ़ से मुतल्लिक थी। वह माल सिर्फ उसकी बेवा के लिए नहीं था, बल्कि गरीबों और मुसाफिरों के लिए भी तय किया गया था। जैद ने समझ लिया कि हमजा ने अपनी जिंदगी सिर्फ जमा करने के लिए नहीं गुजारी थी, बल्कि छोड़ने के लिए गुजारी थी। यह एहसास जैद के लिए सबसे बड़ा सबक था। वह समझ गया कि दौलत का असल मकसद कब्जा नहीं, अमानत होता है। बगदाद में कुछ दिन रहकर जैद ने अपने जख्मों का इलाज करवाया। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन लोगों की मदद थी। हर शख्स जो उसकी कहानी का छोटा सा हिस्सा सुनता, उसे इज्जत की नजर से देखता। जैद के लिए यह इज्जत पहली दफा बिना बोले मिली थी। जब जैद बगदाद से रवाना हुआ, तो वह वही आदमी नहीं था जो समरकंद से निकला था। उसके पास माल कम था, लेकिन उसका दिल भर चुका था। उसने सीख लिया था कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद आसान कर देता है। सिल्क रोड पर चलती हुई इस कहानी का नतीजा यह था कि एक लापरवाह जवान अमानत के बोझ से गुजरकर एक जिम्मेदार इंसान बन गया। उस सफर ने उसे सिखा दिया कि नफ्स को जीतना तलवार से नहीं होता, बल्कि सब्र और सच्चाई से होता है। और इस तरह एक अमानत ने सिर्फ अपनी मंजिल नहीं पाई, बल्कि एक इंसान को भी उसकी असल कीमत दिखा दी।